वेलकम डियर स्टूडेंट, माय नेम इज सुमित सिंह। आपको आज मैं जो है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के कुछ प्रॉब्लम इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट बताऊंगा, जिसको अगर आप अप्लाई करेंगे तो ना सिर्फ आपका क्वेश्चन सही होगा बल्कि आप इसको कम से कम टाइम में सॉल्व भी कर पाएंगे। यहाँ जब मैं ये प्रॉब्लम बता रहा हूँगा तो कुछ बातें यानी कुछ कॉन्सेप्ट जो पहले हो चुकी होंगी वो भी यहाँ पे आएगा। अगर उसमें आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझको कमेंट करिएगा, बताइएगा कि उन प्रॉब्लम में जिनको मैं यूज़ करूँगा उसमें भी आपको दिक्कत है तो मैं उनको अलग से डिस्कस कर लूँगा। तो कुछ प्रॉब्लम आपको पहले से मालूम होने चाहिए। साथ साथ जब मैं यहाँ पे कुछ और आपको मेथडोलॉजी डिस्कस करूँगा तो उसमें कई सारे टेक्निक यूज़ होंगे, जो ऐसा नहीं कि सिंगल होंगे, उसमें भी बहुत सारी बातें आएंगी जिसमें कुछ मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा और कुछ आगे के जो सीरीज ऑफ लेक्चर्स आएंगे उसमें मैं डिस्कस करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं, ये मानते हुए कि आप न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का जो थ्योरी है वो जानते हैं और उसका जो प्रॉब्लम में एप्लीकेशन है, जो अल्टीमेटली आपके नीट या जे एग्जाम में पूछा जाता है, उसकी बातें करते हैं कि कैसे हम एनएलएम के कॉन्सेप्ट को अपने प्रॉब्लम में यूज करते हैं। तो अगर मैं प्रॉब्लम में एनएलएम के कॉन्सेप्ट को यूज करूं तो उससे पहले मैं आपको दिखा दूं कि जो न्यूटन का सेकेंड लॉ है वो कांस्टेंट मास के लिए जो फॉर्मूला डिराइव करता है वो क्या है। तो वो आप देख चुके हैं कि जो फॉर्मूला न्यूटन का सेकेंड लॉ डेवलप करता है कांस्टेंट मास के लिए वो कुछ ऐसा है, एफ नेट इज इक्वल टू एम इंटू ए, जहां पे एफ नेट जो आपको दिख रहा है दैट इज नेट फोर्स जो बॉडी के ऊपर अप्लाई होता है। ये जो m दिख रहा है वो क्या है, वो है कांस्टेंट मास। ध्यान दीजिएगा, अगर मैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के क्वेश्चन कर रहा हूं और कहीं क्वेश्चन में मास वेरिएबल हुआ तो आप देखेंगे कि ये जो फॉर्मूला आपके लिए अप्लाई होता हुआ दिख रहा होगा वो वहां पे अप्लाई नहीं होगा। और बहुत सारे क्वेश्चन, चाहे वो नीट हो चाहे वो आईटी जेई हो मेंस, उसमें कई सारे क्वेश्चन वेरिएबल मास पे भी पूछे गए हैं। तो हम उसको कभी आगे लेक्चर में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी जब तक हम बात करेंगे इस पूरे वीडियो लेक्चर की, उसमें हम बात करेंगे कि मास हमारा जो भी सिस्टम होगा या जो ब्लॉक होगा उसका क्या होना है, कॉन्स्टेंट। आगे ये जो आप ए वेक्टर दिख रहे हैं दैट इज एक्सेलरेशन। इस फॉर्मूले को मैं आगे अप्लाई करूं और इसके ऊपर बात करूं उससे पहले ही आप जरा ये बात देख लें कि जब भी आपको कोई वेक्टर रिलेशन दिखता है, वेक्टर रिलेशन कौन सा, ऐसा कोई रिलेशन या फॉर्मूला जिसमें आपको दोनों साइड में वेक्टर दिख जाए, तो आप समझेंगे ऐसे अगर हम फॉर्मूले देखते हैं जहां पे वेक्टर रिलेशन या वेक्टर के बीच में रिलेशन आपको दिख रहा होगा, इसको हम कहेंगे वेक्टर रिलेशन। और वेक्टर रिलेशन से आपको हमेशा ही दो बातें निकल के आती हुई दिखेंगी। पहली, आपको उस रिलेशन से डायरेक्शन मालूम चलता है, और हम देखेंगे आगे जब लेक्चर्स हम देखेंगे तो उसमें हम बात करेंगे कि कैसे हम वेक्टर फॉर्मूला यूज करके सेपरेटली डायरेक्शन की बात करते हैं, या अगर हमको मैग्नीट्यूड की बात करनी होती है तो कैसे हम उसको सेपरेट कर पाते हैं। क्लियर? तो अगर आपके सामने वेक्टर रिलेशन है तो वहां पे डायरेक्शन की भी बात होगी, मैग्नीट्यूड की तो ऑटोमेटिकली बात होनी है। एक बात अब खास देखेंगे कि जो कि हमने वेक्टर चैप्टर में पढ़ा होता है कि अगर दो वेक्टर ऐसे फॉर्मूले में एक दूसरे से रिलेटेड हों तो अगर ये जो आप नंबर देख रहे हैं, मास एक नंबर हो जाएगा, अगर ये मास पॉजिटिव है और चूंकि मास पॉजिटिव होता है तो इन दोनों वेक्टर का जो डायरेक्शन होता है वो हमेशा सेम होता है। एक्चुअली आप उसको वेक्टर में कुछ ऐसे देखे होंगे कि अगर वेक्टर ए के टाइम्स वेक्टर बी लिखा जा सकता है तो इसको हम कहते हैं वेक्टर रिलेशन, और यहां पे के पॉजिटिव है या निगेटिव है उसका यूज करके हम ए और बी के डायरेक्शन को आपस में रिलेट करते हैं। तरीका क्या होता है, अगर के पॉजिटिव है, के एक कांस्टेंट है, और अगर वो कांस्टेंट पॉजिटिव है तो ए और बी का डायरेक्शन सेम हो जाता है, और अगर के नेगेटिव है तो ए और बी का डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाता है। तो ये हमने वेक्टर में देखा होगा, जानते होते हैं। फिर भी अगर आपको इसमें कोई दिक्कत होगी तो आप मुझको कमेंट करिएगा, इसके बारे में हम अलग से एक लेक्चर बना लेंगे। अब आते हैं इस कॉन्सेप्ट को अगर जानते तो यहाँ पे अप्लाई करते हैं, और यहाँ पे अगर हम अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे ये देखने वाली बात है कि जो कांस्टेंट है उसके जगह पे इस फॉर्मूले में क्या आया, मास। और जैसा कि हम जानते हैं कि मास हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए नेट फोर्स और एक्सेलरेशन ए, इन दोनों का डायरेक्शन सेम होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं बार बार इस पे एम्फसाइज क्यों कर रहा हूं, क्यों मैं डायरेक्शन की बात अलग से बता रहा हूं, जो कि आप जानते हैं। वो इसलिए कि जब मैं यहाँ पे एक शॉर्ट मेथड बनाऊंगा तो मैं आपको इस कॉन्सेप्ट को यूज करने के लिए बोलूंगा और आप इस कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे वहां पे, और वो ये होगा कि नेट फोर्स और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन सेम है, उसको आप ध्यान देंगे। ओके,
तो अगर आप ये फॉर्मूला जानते हैं तो हम इसी फॉर्मूले को यूज करते हैं अपने कोई प्रॉब्लम में, और प्रॉब्लम में यूज करने के बाद हम देखते हैं कि ये जो फॉर्मूला है या ये जो कॉन्सेप्ट है कैसे अप्लाई होता है। एक ट्रेडिशनल मेथड देखेंगे और देखेंगे कि उसमें क्या क्या प्रॉब्लम है, और उसके साथ हम वो शॉर्ट मेथड देखेंगे जिसका यूज करके बिना कुछ लिखे हुए आप डायरेक्ट आंसर को टिक कर सकते हैं। इससे दो फायदे होंगे, एक तो आपका क्वेश्चन इस तरीके से जब आप शॉर्ट मेथड से करेंगे, एक तो वो तुरंत सही हो जाएगा, उसमें आपको कुछ भी नहीं लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन पढ़ा, बहुत बड़ा क्वेश्चन होगा, पढ़ने के बाद सीधे ऑप्शन पे आप टिक करेंगे, पहला फायदा। और दूसरा, इससे जो एक्यूरेसी है आपके क्वेश्चन की वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो इस टाइप के एग्जाम जहां पे नीट और आईआईटी मेंस की बात करते हैं तो ऐसे मेथड बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव हो जाते हैं। क्लियर? तो ये हमारे सामने फॉर्मूला है। अब इसको मैं क्या करता हूं, प्रॉब्लम में यूज करता हूं। तो प्रॉब्लम में मैं यूज करूं उसके लिए मैं एक सैंपल प्रॉब्लम लेता हूं, बहुत छोटा, क्योंकि मैं जो ट्रेडिशनल मेथड होगा उसको एक बार हम अप्लाई करके देखेंगे, बाकी जो हमको शॉर्ट मेथड दिखेगा उसको हम बड़े से बड़े प्रॉब्लम में अप्लाई करेंगे। छोटे प्रॉब्लम इसलिए क्योंकि वहां पे हमको ट्रेडिशनल मेथड में जो इक्वेशंस बनाने पड़ेंगे वो ज्यादा लेंदी ना हो पाए। ओके, तो अगर हम ये फॉर्मूला जानते हैं तो एक क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में हमारे पास दो ब्लॉक्स हैं, एक हॉरिजॉन्टल टेबल पे जो कि स्मूथ होगा उस पे रखा गया है। देखिए मैं कहीं पे स्मूथ तो लिख दे रहा हूं, पर जहां भी स्मूथ ना लिखूं तो आप स्मूथ मानिएगा, क्योंकि मैं यहां पे फ्रिक्शन की बात अभी नहीं कर रहा हूं। ठीक है, तो मेरे पास एक स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल है, उसके ऊपर दो ब्लॉक्स ऐसे रखे हुए हैं, इनको हमने एक थ्रेड से कनेक्ट करा हुआ है। और थ्रेड की बात करूं तो पूरे लेक्चर के दौरान आप थ्रेड को मासलेस और इनएक्सटेंसिबल समझिएगा। थ्रेड का ना तो मास होगा ना ही वो रबर की तरह खिंच सकता है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। तो ये दो ब्लॉक्स हमारे हैं, एक थ्रेड से कनेक्टेड है, इनका मास आपको दिया हुआ है, एक का m1 दूसरे का m2। एक हमने फोर्स अप्लाई किया F आपको दिया हुआ है, ये फोर्स अप्लाई करा m1 मास के ब्लॉक के ऊपर, और आपसे पूछा गया है ये दो क्वेश्चन कि आप बताओ कि m1 और m2 जो दोनों ब्लॉक्स हैं उनका एक्सेलरेशन क्या होगा, पहला क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है ये जो आप थ्रेड देख रहे हैं उस थ्रेड में टेंशन कितना होगा। क्लियर? ओके डियर, तो यहां पे हम क्वेश्चन में जैसे पहले बात कर रखे हैं कि ये क्वेश्चन में क्या था, दो ब्लॉक हैं, उनको हम एक मासलेस और इनएक्सटेंसिबल थ्रेड से कनेक्ट करे हैं, और ये जो पहला ब्लॉक है ऑफ मास m1 उस पे हमने एक एक्सटर्नल फोर्स F लगा दिया। F एक कांस्टेंट एक्सटर्नल फोर्स है जो आपको गिवन है। ठीक है, तो ये जो F आपको दिख रहा है ये एक गिवन फोर्स है। क्लियर? आपसे पूछा गया कि ये जो दोनों ब्लॉक्स हैं उनका एक्सेलरेशन बता दो, ये एक क्वेश्चन है, एक इंडिविजुअल क्वेश्चन है। ऐसा भी पूछा जा सकता है कि जो आपको थ्रेड दिख रहा है उसका क्या बता दो, टेंशन बता दो। क्लियर? अब देखें, अगर हम बात करें जो ट्रेडिशनल मेथड है और जिसको लेके हम अक्सर बातें करते हैं वो कुछ ऐसे कहता है, और जो ट्रेडिशनल मेथड है उस मेथड को मैं मेथड 1 अपने लिए कह लेता हूं, क्योंकि हम बस ये देख ले रहे हैं। एक्चुअली यूज करेंगे हम मेथड 2 को, जो शॉर्ट होगा, जो आपका टाइम बचाएगा और एक्यूरेसी लेवल बढ़ा देगा। ठीक है, तो मेथड 1 में हम क्या करने वाले हैं, हम ये जो फॉर्मूला है यानी जो न्यूटन्स लॉ है उसको यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। अप्लाई करने के प्रोसेस में जैसा कि हम जानते हैं कि जब नेट फोर्स लिखने जाते हैं तो हमको हर एक बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ता है। अब ये फ्री बॉडी डायग्राम जो बनाना पड़ता है वो कैसे बनाते हैं, उसमें क्या होता है, वैसे तो मैं यहाँ पे ब्रीफ में बताऊंगा, लेकिन अगर इसके बारे में भी आपको जानना है तो आप मुझको कमेंट करिएगा, उसके ऊपर भी हम अलग से एक लेक्चर बना लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मैं ये फॉर्मूला लगाऊंगा, और उस फॉर्मूले को लगाने के लिए मैं हर एक बॉडी को अलग अलग कंसीडर करूंगा, और बॉडी पे लगने वाले सारे फोर्सेस, ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी दिखाऊंगा, और अगर किसी भी बॉडी पे ये सारे फोर्स जो एक्ट करता है उसके ऊपर दिखा दूं तो ऐसे बने हुए फिगर को ही हम क्या कहते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम। क्लियर? तो ये जो पहला ब्लॉक आप देख रहे हैं इसके ऊपर सारे फोर्सेस जो एक्ट करेंगे उसको दिखाऊंगा। ये जो दूसरा ब्लॉक आप देख रहे हैं इसके ऊपर सारे फोर्सेस जो एक्ट करेंगे वो दिखाऊंगा, और अगर ऐसा हुआ तो मैं क्या दिखा रहा हूंगा, फ्री बॉडी डायग्राम। क्लियर? तो अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हर एक बॉडी जो आपको यहां पे दिख रही है उनका एक्सेलरेशन क्या सेम होगा, क्या डिफरेंट होगा। क्लियर? तो ये m1 m2 जो ब्लॉक आप देख रहे हैं, जब हम F4 से खींचेंगे तो पूरा का पूरा सिस्टम यानी दोनों ब्लॉक आगे की तरफ एक साथ बढ़ेंगे, एक साथ बढ़ेंगे, और ऐसे बॉडीज के मोशन को हम कहते हैं मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज। ऐसी बॉडीज जो आपस में कनेक्टेड हो और उनका मोशन हो, ऐसे मोशन को हम कहते हैं मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज, और उस केस में दोनों का एक्सेलरेशन सेम होता है। अब कैसे सेम होता है वो भी एक डिस्कशन की बात है, लेकिन हम यहां पे चूंकि उसका एप्लीकेशन कर रहे हैं उसको सीधे यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे मैंने बात की कि चूंकि दोनों कनेक्टेड हैं और हमारी बॉडी जो है टोटल वो इस तरफ मूव कर रही है, तो दोनों ही बॉडी का एक्सेलरेशन सेम हुआ, सेम मैग्नीट्यूड में भी, सेम डायरेक्शन में भी।
ये क्यों हुआ सेम? क्योंकि दोनों ही बॉडीज जो है वो कनेक्टेड हैं और यहाँ मोशन जो है वो कनेक्टेड बॉडीज का मोशन है। क्लियर? अब क्या हुआ कि यहां पे हमने दोनों का एक्सेलेरेशन दिखा दिया, दोनों का एक्सेलेरेशन सेम है, सेम मैग्नीट्यूड में भी मैंने ए से उसको रिप्रेजेंट करा, डायरेक्शन में भी, क्योंकि अगर आप देखें तो वे लेफ्ट साइड आपको जाते हुए दिख रही होंगी, यानी एक्स एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन में, तो सबका यहां पे एक्सेलेरेशन रिप्रेजेंट हो गया। अब बात करते हैं सारे फोर्सेस जो इस बॉडी पे अप्लाई होंगे, उसको देख लेते हैं। तो देखिए ये तो एक्सटर्नल फोर्स आपने लगाए ही, वो तो अपने प्रॉपर मैग्नीट्यूड प्रॉपर डायरेक्शन के साथ है। अब बात करें इस थ्रेड की, तो जरा उसको समझें। ये जो थ्रेड है, थ्रेड से ये पहला वाला बॉडी ऑफ मास m1 वो इस थ्रेड को पकड़ के आगे खींच रहा है। तो अगर हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन की बात करें, वो भी थर्ड लॉ की, तो थ्रेड को हमारे ब्लॉक ने आगे खींचा, न्यूटन का थर्ड लॉ हमारे लिए थ्रेड ब्लॉक पे अपोजिट डायरेक्शन में और इक्वल फोर्स लगाएगा, और इसी फोर्स को हम क्या कहते हैं? टेंशन। तो थ्रेड में जो टेंशन होता है उसका हमने डायरेक्शन दिखा दिया, और चूंकि थ्रेड हमारी बॉडी से कनेक्टेड है इसलिए ये टेंशन हमारी बॉडी पे लगाएगा, उसका ये डायरेक्शन है। अच्छा, इसके भी साथ साथ बात करते चलें कि बेटा जो थ्रेड होता है उसमें अक्सर जो टेंशन आता है उसका डायरेक्शन दिखाने में लोगों से प्रॉब्लम होती है, तो वो न्यूटन्स अगर थर्ड लॉ आपको मालूम है तो उसका यूज करके बड़े आराम से दिखा सकते हैं। वैसे अगर मैं आपको ब्रीफली बताऊं तो टेंशन हमेशा ही पुलिंग नेचर का होता है, पुश नहीं करता। अगर आप इस टेंशन को ध्यान से देखें तो हमारे ब्लॉक को ये क्या कर रहा है? पुल कर रहा है, ये पुश नहीं कर सकता। पुश करेगा तो ये ढीला पड़ जाएगा, और जब ढीला पड़ता है तो उसमें टेंशन नहीं आता। ठीक है, तो यहाँ पे हमने दो फोर्सेस दिखा दिए। बाकी चूंकि हमारा m1 इस सरफेस पे रखा हुआ और सरफेस को नीचे पुश कर रहा है, तो न्यूटन का थर्ड लॉ, चूंकि हमारा m1 हमारे ये जो फ्लोर है उसको नीचे फोर्स लगा रहा है, थर्ड लॉ में हमारा फ्लोर हमारी बॉडी पे अपोजिट डायरेक्शन में और इक्वल फोर्स लगाएगा। इसी को हम कौन सा फोर्स कहते हैं? नॉर्मल रिएक्शन। तो ये हमने नॉर्मल रिएक्शन इस कांटेक्ट के कारण दिखा दिया, और बचा एक मास और उसके कारण वेट, और वेट हमेशा नीचे होता है और m इंटू जी के बराबर होता है। तो ये हमने सारे फोर्सेस यहाँ पे दिखा दिए। अब जल्दी से इस वाले बॉडी पे फोर्स दिखा देते हैं। तो ये रहा टेंशन, ये रहा वेट। अब नॉर्मल रिएक्शन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मैं इंडेक्स से दिखा देता हूं, जैसे हमने पीछे दिखाया वैसे यहाँ पे। इस तरीके से अगर आप देखें तो आपके पहले और दूसरे बॉडी पे हमने फोर्सेस दिखा दिए। अब बात करते हैं अपने उस अननोन की जिसको सॉल्व करना है। अब देखें, आपसे नॉर्मल रिएक्शन तो पूछा नहीं गया है, तो मैं वर्टिकल डायरेक्शन में इंटरेस्टेड नहीं हूं, एक्चुअली मैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इंटरेस्टेड हूं। और अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इंटरेस्टेड हूं तो जरा देखिए इस बॉडी पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स कौन सा लग रहा है? एक F और एक T। अब देखिए जरा न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है? वो कहता है नेट फोर्स मास और एक्सेलरेशन के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। तो नेट फोर्स देखें, ये फोर्स और ये फोर्स लगा और उसमें बॉडी इस तरफ मूव करी, इसका मतलब ये हुआ कि ये फोर्स बड़ा है, वो फोर्स छोटा। और नेट की बात करें तो हमेशा ही बड़ा माइनस छोटा लिखते हैं, तो नेट फोर्स हो गया यानी एफ नेट, बड़ा फोर्स माइनस छोटा फोर्स, F माइनस टी। इस बॉडी पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नेट फोर्स हुआ, किसके बराबर होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। आपका मास कितना है? m1, और एक्सेलरेशन है a। इस तरीके से आपने एक इक्वेशन बना लिया। हालांकि वर्टिकल डायरेक्शन में आप इंटरेस्टेड नहीं है, फिर भी अगर आप वर्टिकल डायरेक्शन में इक्वेशन बनाते तो ये दोनों फोर्स इक्वल होते, इसलिए क्योंकि ना तो बॉडी ऊपर जा रहा है ना तो बॉडी नीचे जा रहा है। ये तभी हो सकता है जब ये दोनों फोर्सेस इक्वल हों। इस कंडीशन को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन, और वो भी एक सेपरेट टॉपिक है, उसको भी हम आगे कभी देख लेंगे। ऐसी बात करते हैं दूसरे वाले ब्लॉक की। दूसरे वाले ब्लॉक के भी हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इंटरेस्टेड हैं। तो नेट फोर्स की अगर बात करें तो केवल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में टी है, इसलिए वही हुआ हमारा नेट फोर्स। अच्छा, नेट फोर्स किसके बराबर होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। तो इसका मास है m2 और इसका एक्सेलरेशन है a। अब आप देखें, आपकी जो अननोन था दैट वाज a एंड t, वो हमको बताना था। और आप देखिए जो इक्वेशन दो आप बना चुके हैं उसमें वही अननोन है, कौन? t और a। दो अननोन, दो इक्वेशन क्वेश्चन सॉल्व। आप क्या करेंगे? मैथमेटिकल ऑपरेशन लगा के इसको सॉल्व कर लेंगे। छोटा सा इक्वेशन इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अगर इसको क्विकली मुझको सॉल्व करना तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो t कैंसिल हो जाएगा, और t कैंसिल होते ही यहाँ पे f बचेगा। और अगर मैं यहाँ पे a कॉमन ले लूं तो यहाँ पे देखिएगा m1 प्लस m2, तो एक्सप्रेशन सॉल्व हुआ, दैट इज f अपॉन m1 प्लस m2। और जैसे हमारा a सॉल्व हुआ, हम a को यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 या 2 में रिप्लेस कर देंगे, जो a दिया हुआ है उससे हमारा दूसरा अननोन सॉल्व हो जाएगा। तो अगर मैं इस a को यहाँ पे रिप्लेस कर दूं तो आप देखिए यहाँ से t सॉल्व हो गया, और t कितना आ जाएगा? वो देखिए m2 इंटू a, तो मैंने लिखा m2 और a की वैल्यू यहाँ पे सॉल्व कर रखा है, दैट इज f अपॉन m1 प्लस m2। इस तरीके से आप देखें तो आपने जो a था उसको सॉल्व कर लिया, जो t था उसको सॉल्व कर लिया। लेकिन देखें
यहाँ पे जो दिक्कतें हैं वो क्या हैं? सबसे पहले आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ा है और बनाने के बाद आपको इक्वेशन लिखने पड़े हैं और फिर उसको सॉल्व करना पड़ा है। अब ये सौभाग्य सी बात थी कि हमारे पास केवल 2 इक्वेशन बने, क्योंकि जरूर नहीं कि केवल 2 इक्वेशन बने, ये 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि अगर 2 इक्वेशन से ज्यादा इक्वेशन हुए तो उनको सॉल्व करना हमारे लिए बहुत ही एक बड़ा सा वर्क हो जाएगा और गिवन टाइम में आप उसको सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम एक साइड में जो है शॉर्ट मेथड को देख लेंगे और ये जो शॉर्ट मेथड होगा हमारे इसी प्रॉब्लम को बड़ा आसान बना देगा और साथ साथ इस आसान प्रॉब्लम में शॉर्ट मेथड सीखेंगे और उसको बड़े से बड़े प्रॉब्लम में अप्लाई करेंगे। और जब आप अप्लाई कर रहे होंगे तो बिना कुछ लिखेंगे आप चाहे तो क्वेश्चन को सीधे आंसर को टिक करें। अब लेकिन चूंकि मुझको सिखाना है तो मैं तो आपको लिख के दिखाऊंगा और उसके लिए मैं क्या करता हूं, थोड़ा सा फिगर को रीड्रॉ करता हूं और रीड्रॉ करने के बाद जो दूसरा मेथड है उसको मैं अप्लाई करता हूं।